चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग मैट्रिसेस को जानते हैं कि मैट्रिसेस होता क्या है। मैट्रिसेस का मतलब होता है किसी भी डाटा को या किसी भी इंफॉर्मेशन को एक रोज और कॉलम, रो और कॉलम जानते हो, रो और कॉलम के फॉर्म में किसी भी डाटा को, चाहे वो मैथमेटिकल डाटा हो, नंबर हो, फंक्शन हो या कोई भी अदर इन्फॉर्मेशन हो, उसको रो और कॉलम के फॉर्म में जो अरेंज करते हैं तो वो जो रेक्टेंगुलर पैटर्न बनता है, जो मेरा एरे बनता है, दैट इज द मैट्रिसेस। तो मैट्रिसेस को या तो हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट ऐसे वाले से डिनोट करते हैं या फिर ऐसे। तो इस ये वाला जो ऑप्शन है या तो ऐसे डिनोट किया जाता है या ऐसे। ज्यादातर हमेशा के लिए अगर 90% चांस देखें तो आपका यही वाला ब्रैकेट फॉलो होता है मैट्रिसेस के लिए। अब इस मैट्रिसेस का हम एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमने एग्जांपल दिया एक मैट्रिसेस 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ये मेरे पास मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स में अगर हम ध्यान से देखेंगे, इस मैट्रिक्स में हमको सबसे पहले जानना है रो क्या है, कॉलम क्या है, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, इस मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, इस मैट्रिक्स में एलिमेंट्स क्या होते हैं, ये सारी चीजों को जानते हैं। सबसे पहले तो मैट्रिक्स के अंदर जैसे सेट में याद है, सेट में हम बोलते थे कि जितना भी जो भी चीज सेट के अंदर है वो सारी की सारी क्या है, एलिमेंट्स है। उसी तरीके से मैट्रिक्स के अंदर जितना भी चीज 2 3 4 5 6 7 8 9 50 100 जो भी मैट्रिक्स के अंदर सारे उसके क्या होंगे, एलिमेंट्स होंगे। पहला चीज समझ गए। दूसरा चीज, मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, इसको ध्यान से समझना। ऑर्डर करने से पहले रोज और कॉलम में हमेशा कंफ्यूजन होता है कि रो कौन सा होता है और कॉलम कौन सा होता है। तो कॉलम हमेशा ध्यान रखिए, कॉलम मतलब जो ऊपर से नीचे आए और रो मतलब जो लेफ्ट से राइट जाए। जैसे रो मतलब क्या होता है, रो ये हो जाएगा, जैसे यहाँ पे ये मेरा रो हो गया, ये मेरा क्या हो गया, रो हो गया, और ये जो होगा ये मेरा हो गया कॉलम, ये मेरा क्या हो जाएगा, कॉलम, ये रो हो जाएगा और ये मेरा कॉलम हो जाएगा। तो इस मैट्रिक्स का अगर हम ऑर्डर देखें तो ये 3x3 का मैट्रिक्स है। 3x3 का मैट्रिक्स कैसे है, क्योंकि इसमें ध्यान से देखो 3 रो है, एक रो ये हो गया, एक रो ये हो गया और एक रो ये हो गया। 3 रो है और 3 कॉलम है, एक कॉलम, दूसरा कॉलम और तीसरा कॉलम। तो 3 रो है और 3 कॉलम है। तो इस मैट्रिक्स का अगर हम ऑर्डर लिखें, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, तो वो हो जाता है m/n, जहाँ m क्या होता है, नंबर ऑफ रोज, और n क्या होता है, नंबर ऑफ कॉलम्स। तो ये इस मैट्रिक्स का अगर ऑर्डर लिखें तो क्या हो जाएगा, m/n यानी 3/3 का मैट्रिक्स है। यहाँ पे ध्यान रखना है कि इसको इनटू नहीं पढ़ते हैं, इसको मल्टीप्लाई नहीं पढ़ते हैं, इसको बोलते हैं 3/3 या फिर m/n। अगर हम लोग को ये पता करना हो कि मैट्रिक्स के अंदर कितना नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, तब इन दोनों को मल्टीप्लाई में लाते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स को अगर मैट्रिक्स में फाइंड करना है तब बोलेंगे m इंटू n। m इंटू n मतलब हो गया नंबर ऑफ एलिमेंट्स, और उसी को m/n, जैसे यहाँ पे अगर कंफ्यूजन हो ध्यान से, इसको m/n कब बोलेंगे, जब मैट्रिक्स का ऑर्डर फाइंड कर रहे होंगे, और m इंटू n कब बोलेंगे, जब नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइंड कर रहे होंगे। नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइंड कर रहे होंगे उस केस में ये m इंटू n होगा, और जब ऑर्डर फाइंड कर रहे होंगे तो उस केस में ये m/n होगा। इतना बात समझ में आया सबको। अब मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होता है वो भी हर एलिमेंट है, हर पोजीशन पे, जैसे इस पोजीशन पे, इस पोजीशन पे, इस पोजीशन पे, हर पोजीशन पे जो एलिमेंट है उसको अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे अगर मेरे पास कोई मैट्रिक्स है, ये वाले लेते हैं 2 3 4 5 6 7 8 9 0, ये मैट्रिक्स है। तो इस मैट्रिक्स में जो मेरा 2 है वो क्या हो जाएगा, A11। मैट्रिक्स में किसी भी नंबर को जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो A11 के फॉर्म में होता है। जैसे पहला अगर नंबर है A11, दूसरा हो जाएगा A12, तीसरा हो जाएगा A13, और ऐसे करते करते जितना भी नंबर है A1। समझ पाते हैं। उसी तरीके से जैसे अगर सेकंड रो का हमको नंबर निकालना है, जैसे फर्स्ट रो में कितना नंबर होगा तो उसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे इस मैट्रिक्स में मेरा A11 क्या हो जाएगा, 2, A12 क्या हो जाएगा, 3, A13 क्या होगा, 4। इसी तरीके से अगर n नंबर ऑफ एलिमेंट्स है तो उनके लिए मैट्रिक्स में जो ऑर्डर होगा वो क्या हो जाएगा, A1n। अब जैसे सेकंड रो है तो सेकंड रो के लिए क्या हो जाएगा, A21, उसके बाद के लिए A22, उसके बाद के लिए A23 डॉट 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 A21। उसके बाद जैसे यहाँ पे अब अगर हमसे पूछा जाए कि मेरा A22 क्या है, A22 क्या है, तो मेरा 6 है। कैसे, देखो A21 मेरा यहाँ से 5 हो जाएगा। देखो यहाँ पे ये हमेशा ध्यान रखना है, ये ऑर्डर दिखाता है। जैसे कि अगर मेरे पास कोई मैट्रिसेस है, ठीक है, उसमें m रोज है और n कॉलम, m रो है और n कॉलम है, तो उसको हम लोग डिनोट करते हैं aij m/n से, जहाँ m क्या होता है, नंबर ऑफ रोज, और n क्या होता है, नंबर ऑफ कॉलम्स। तो यहाँ पे i जो है, ये i क्या है, उसी रो का पहला एलिमेंट, समझे। जैसे यहाँ i जो है ये डिनोट करता है फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट। तो ध्यान से देखो,
अगर हम पूछें कि इसके अकॉर्डिंगली, जैसे इस ग्राफ को अगर तुम रिलेट करो, एक और बनाते हैं उससे रिलेशन, A33 डॉट 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 A3M, ये आगे चलते रहेगा AM1 AM2 AM3 AM तो यहाँ पे एक चीज ध्यान से सुन लो, अगर इन दोनों को तुम रिलेट करो, अगर इन दोनों को कंपेयर करो तो ध्यान से देखो। अगर हम पूछें कि इसमें इस मैट्रिक्स में मेरा A32 ऑर्डर मतलब A32 एलिमेंट कौन सा होगा, तो ये वाला होगा 9। ध्यान से देखो कैसे, A11 कौन हो गया, ये A11 मेरा ये हो जाएगा, A12 मेरा ये हो जाएगा, A13 मेरा ये हो जाएगा। और अगर मैट्रिक्स का ऑर्डर आगे जैसे जैसे यहाँ 2 3 4 है, अगर नंबर कॉलम और बढ़ता जाता है, कॉलम मतलब जैसे इसके बाद और एलिमेंट्स आते हैं तो उसके लिए फिर 1 यानी n नंबर ऑफ एलिमेंट्स, समझ रहे हो। तो A21 है तो A21 इसमें कौन सा हो जाएगा, ये वाला। A22 कौन हो जाएगा, ये वाला। A23 कौन हो जाएगा, ये वाला। A22 जो है वो मेरा हो जाएगा ये वाला। समझ पा रहे हो। तो इसी को बोला जाता है, क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग ध्यान से अगर लास्ट में देखो तो लिखा हुआ है AMN, यानी m रोज और n कॉलम। तो m रोज और n कॉलम तो क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस। तो अगर हम पूछे, अगर कोई एक मैट्रिक्स हम ले लिया, जैसे लेते हैं 1 1 2 3 x y z और अल्फा बीटा और गामा, ठीक, ये हम मैट्रिक्स लिए। अब इस मैट्रिक्स में अगर हम पूछते हैं कि हमको बताओ A21 क्या होगा, A23 क्या होगा, A12 क्या होगा और A33 क्या होगा। तो A21 मतलब कि सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, यानी कि सेकंड रो में पहला कॉलम, तो ये मेरा A21 हो जाएगा, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। तो सेकंड रो में फर्स्ट कॉलम में यही मेरा आ रहा है, तो A21 मेरा कौन हो जाएगा, ये वाला। A23 पूछा जाए यानी सेकंड रो थर्ड कॉलम, तो सेकंड रो ये हो गया, थर्ड कॉलम कौन हो जाएगा, ये, यानी कि ये मेरा कौन सा हो जाएगा, Z। A फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो ये मेरा कौन सा हो जाएगा, A12। A33 यानी थर्ड रो और थर्ड कॉलम, तो थर्ड रो और थर्ड कॉलम, तो यानी कि ये मेरा क्या हो जाएगा, A33। समझ में आता है ये कुछ कैसे कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा पूरा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, और मैट्रिक्स को कैसे डिनोट किया जाता है, कैसे समझते हैं कि कौन सा मैट्रिक्स किस पोजीशन पे है। जैसे अगर हम पूछे A21 क्या है, तो वो मेरा 5 है। तो इस तरीके से हम लोग मैट्रिक्स का ऑर्डर और मैट्रिक्स में नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होता है, उसका ऑर्डर क्या होता है, और मैट्रिक्स को डिनोट कैसे करते हैं, वो सारी चीजें यहाँ पे समझ लें। अब जो है हम लोग टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स को जानते हैं। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में टोटल 10 टाइप्स पढ़ना है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, दसवां। अब सबसे पहले जानते हैं कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है, रो मैट्रिक्स क्या होता है। कॉलम मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स जिसमें केवल क्या हो, एक कॉलम, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें केवल एक कॉलम हो तो वो कॉलम मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स जिसमें केवल एक रो हो तो वो मेरा क्या हो जाएगा, रो मैट्रिक्स। हमको ये बात ध्यान रखना है, जैसे इसका एग्जांपल अगर दे तो वो हो जाएगा 1 2 3, तो ये मेरा क्या है, एक कॉलम मैट्रिक्स है। अगर इसी को हम ऐसे लिख दें 1 2 और 3, तो ये मेरा क्या है, एक रो मैट्रिक्स हो गया। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम बराबर। जैसे स्क्वायर क्या होता है, जिसमें साइड्स क्या हो, इक्वल लेते हो और सारे के सारे एंगल्स भी इक्वल हो। उसी तरीके से स्क्वायर मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होगा जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। जैसे एग्जांपल में 2 6 8 9, ये मेरा एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। क्यों, क्योंकि इसमें देखो इसका 2/2 का ऑर्डर, यानी नंबर ऑफ रोज भी सेम और नंबर ऑफ कॉलम भी सेम है, तो ये मेरा कैसा मैट्रिक्स होगा, एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। उसी तरीके से अगर हम लिखे हैं 2 3 4 6 7 1 0 2 1, तो ये भी मेरा कैसा मैट्रिक्स होगा, एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, क्योंकि इसका जो ऑर्डर है वो क्या है, 3/3 का, यानी नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम क्या है, सेम है। तो ये भी मेरा कैसा मैट्रिक्स होगा, एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। तो जिसमें m का वैल्यू n के बराबर हो जाए वो क्या हो जाएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। स्क्वायर मैट्रिक्स में हमेशा ध्यान रखना है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और समझो, डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं, डायगोनल क्या होता है। स्क्वायर में डायगोनल कैसा होता है, एक स्लैंट हाइट, एक मतलब स्लैंट लेंथ वाला कोई भी साइड। तो इसमें डायगोनल एलिमेंट्स मिलेंगे और इसमें डायगोनल एलिमेंट्स मिलेंगे। जैसे कि इसमें डायगोनल एलिमेंट कौन हो जाएगा, A11 A22 A33, ये मेरे डायगोनल एलिमेंट्स होंगे। A11 A22 A33 कैसे हो रहा है, ये समझ में आ रहा है ना। पहले शुरुआत में बताया था, नहीं समझ रहे हो तो फिर से रिवाइंड करके देखो। तो A11 A22 A33, तो यहाँ से हमको ये समझ में आ रहा है कि डायगोनल एलिमेंट्स में अगर जैसे हम कोई भी अगर मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं AIJ से, जिसमें M और N जो है सेम ऑर्डर का है, तो उसमें जो I है वो J के बराबर होगा। ये डायगोनल एलिमेंट्स के लिए ट्रू है।
ट्रू फॉर डायगोनल, इसको अगर हटा दो ट्रू फॉर डायगोनल एलिमेंट्स, यानी डायगोनल एलिमेंट्स होने के लिए क्या कंडीशन है कि ये मेरा कंडीशन है कि कोई भी मैट्रिक्स है जिसमें आई का वैल्यू जे के बराबर है तो वो मेरा क्या हो जाएगा, एक डायगोनल एलिमेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए ये A11 है तो Aij में I भी 1 J भी 1, A22 में I भी 2 J भी 2, A33 यानी कि I भी 3 और J भी 3। इसी तरीके से इसमें देखो A11 यानी 1 I और J सेम, A22 I और J सेम। तो ये मेरा ध्यान रखना है कि स्क्वायर मैट्रिक्स में ये मेरा क्या हो जाएगा, डायगोनल एलिमेंट्स हो जाएंगे। ये क्या हो जाएंगे मेरे डायगोनल एलिमेंट्स हो जाएंगे। उसके बाद डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, ऐसा मैट्रिक्स जिसके केवल डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़ के, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल एलिमेंट, जैसे ये जो डायगोनल एलिमेंट है इन डायगोनल एलिमेंट को छोड़ के बाकी जितने एलिमेंट्स हैं वो सारे क्या हो जाए, जीरो हो जाए। तो वो मेरा कैसा एक मैट्रिक्स होता है, डायगोनल मैट्रिक्स। यानी डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़ के बाकी जितने एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे क्या हो जाए, जीरो। तो वो मेरा क्या हो जाएगा, एक डायगोनल मैट्रिक्स हो जाएगा। अच्छा एक क्वेश्चन है, ये मेरा डायगोनल मैट्रिक्स होगा क्या? अगर इसको हम पूछे कि यहाँ जैसे स्क्वायर ब्रैकेट में 0 है तो ये मेरा डायगोनल मैट्रिक्स होगा? बिल्कुल होगा, ये भी मेरा एक डायगोनल मैट्रिक्स होगा। जो पहले ही बताया, देखो डायगोनल एलिमेंट भी है ये और डायगोनल मैट्रिक्स भी होगा। सबसे पहले ये बताओ कि डायगोनल कोई भी एलिमेंट को, डायगोनल एलिमेंट यानी डायगोनल में एलिमेंट के लाई होने का कंडीशन क्या है, आई का वैल्यू जे के बराबर होना चाहिए। तो इस पोजीशन पे 0 जिस पोजीशन पे पोजीशन क्या है, A11 यानी आई का वैल्यू जे के बराबर है, यानी कि ये मेरा कैसा एलिमेंट है, एक डायगोनल एलिमेंट है। और डायगोनल एलिमेंट अगर जैसे यहाँ पे डायगोनल मैट्रिक्स होने में ये ध्यान रखना है कि सारे के सारे एलिमेंट जीरो तो होंगे। अगर डायगोनल में भी कोई एलिमेंट जीरो हो जाए तो उससे बहस नहीं है, बाहर वाले जितने एलिमेंट्स बचे वो सारे के सारे जीरो होने चाहिए। तो ये मेरा डायगोनल मैट्रिक्स हो गया। अगला आता है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, अब समझो, अगर सारे के सारे डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल हो जाए, जैसे यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी मेरा 2 हो जाए, यहाँ पे भी मेरा 2 हो जाए, यहाँ पे भी 2 हो जाए, तो ये मेरा एक स्केलर मैट्रिक्स होगा। यानी अ डायगोनल मैट्रिक्स इन विच ऑल द डायगोनल एलिमेंट आर इक्वल, अ डायगोनल मैट्रिक्स इन विच ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल, वो क्या हो जाएगा, मेरे डायगोनल स्केलर मैट्रिक्स हो जाएगा। समझ में बात आई? एक और क्वेश्चन देते हैं, जैसे ये बताओ, ये मेरा स्केलर मैट्रिक्स होगा, ये मेरा स्केलर मैट्रिक्स होगा, ये मेरा स्केलर मैट्रिक्स का तो नहीं पता, लेकिन ये मेरा डायगोनल एलिमेंट तो है, ये मेरा डायगोनल एलिमेंट है क्योंकि ये भी किस पोजीशन पे है, A11 यानी I और J इक्वल है, तो ये भी मेरा कैसा एलिमेंट है, डायगोनल एलिमेंट है। स्केलर मैट्रिक्स का एक एग्जांपल अभी यहाँ पे तो देखेंगे। अब जानते हैं आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स क्या होता है। यूनिट मतलब क्या होता है, 1, इसको दोनों नाम से जाना जाता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलो या यूनिट मैट्रिक्स बोलो, एक ही बात है। ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें जितने भी डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे 1 हो और बाकी सारा 0 हो। यूनिट मतलब क्या होता है, यूनिट मतलब एक, जैसे फिजिक्स में पढ़ते थे ना, यूनिट सेंटीमीटर यानी 1 सेंटीमीटर। तो उसी तरीके से एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें जितने भी डायगोनल एलिमेंट्स हैं, जितने भी डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे क्या हो जाए, 1 हो जाए, और रेस्ट बाकी जो बचा जितना भी है वो सारे के सारे क्या होना चाहिए, 0। तो वो मेरा क्या होगा, आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स। और ध्यान रखना है ये आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स किसके लिए एप्लीकेबल है, स्क्वायर मैट्रिक्स। कोई भी ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें, कोई भी एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो, इक्वल, डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो, इक्वल हो, और इक्वल में भी केवल 1 हो और बाकी सारे 0 हो, तो वो मेरा कैसा हो जाएगा, एक आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स। अगला है, इन दोनों को बाद में बताएंगे, पहले इसको समझो, नल इंटी जीरो मैट्रिक्स। अब इसको तीनों नाम है, नल मैट्रिक्स भी बोलते हैं, इंटी मैट्रिक्स भी बोलते हैं, जीरो मैट्रिक्स भी बोलते हैं। एनसीईआरटी में जीरो मैट्रिक्स है ना, और आर एस वाले आर डी शर्मा में नल और एंटी होता है। तो इस मैट्रिक्स में होता क्या है, एक ऐसा मैट्रिक्स नल एम्प्टी जीरो, इसका मतलब क्या होता है, नील बटा सन्नाटा, यानी एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सारा का सारा एलिमेंट क्या हो, 0। तो ये मेरा कैसा मैट्रिक्स हो जाएगा, एक नल बटा सन्नाटा यानी नल या 0 मैट्रिक्स हो जाएगा, तो इसमें सारे के सारे एलिमेंट्स क्या है, 0। अगला आता है मेरा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स और स्क्वायर मैट्रिक्स, अब इन दोनों को ध्यान से समझो। रेक्टेंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या था, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम बराबर थे। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज जो है नंबर ऑफ कॉलम के बराबर नहीं होगा। जैसे एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल में 2
3 4 5 8 1, ये मेरा कैसा मैट्रिक्स हो जाएगा? एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ रोज कितने हैं? 2 और नंबर ऑफ कॉलम कितना है? 3। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो जाएगा? 2/3 का ऑर्डर हो जाएगा, यानी 2 रो और 3 कॉलम। तो ये मेरा कैसा मैट्रिक्स हो जाएगा? एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगा। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मैट्रिक्स सब समझो। एक चीज बताओ, अभी हम बताए थे रो और कॉलम, रो और कॉलम। तो रो हमेशा कहाँ से होगा? लेफ्ट से राइट। रो हमेशा कहाँ से होगा? लेफ्ट से राइट। और कॉलम कहाँ होगा? ऊपर से नीचे। तो लेफ्ट से राइट, अगर हम लिखे हैं लेफ्ट से राइट मतलब क्या? हॉरिजॉन्टली। लेफ्ट से राइट मतलब क्या? हॉरिजॉन्टली। और लेफ्ट से राइट में किसका पलड़ा भारी है? रो का कि कॉलम का? रो का। यानी ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम से ज्यादा हो। चलिए अब जानते हैं हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स और वर्टिकल मैट्रिक्स। हम बताएं कि m नंबर ऑफ रोज और n नंबर ऑफ कॉलम्स हो। अगर कोई भी मैट्रिक्स है जिसमें m का वैल्यू यानी नंबर ऑफ रोज जो है वो नंबर ऑफ कॉलम से अगर कम है तो वो मेरा एक हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स होगा। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज जो है नंबर ऑफ कॉलम से कम हो तो वो मेरा हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। और ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज जो है नंबर ऑफ कॉलम से ज्यादा हो तो वो कैसा हो जाएगा? वर्टिकल मैट्रिक्स। एग्जांपल के लिए ये जो मेरा मैट्रिक्स देखो, ये वाला, इसमें नंबर ऑफ रो देखो कितना है? 2। तो नंबर ऑफ रो कॉलम कितना है? 3। तो यहाँ पे बड़ा कौन है? 3। तो ये मेरा कैसा मैट्रिक्स हो जाएगा? ये वाला मेरा एक हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स हो जाएगा, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ कॉलम जो नंबर ऑफ रो से ज्यादा है। अब अगर हम पूछें कि जैसे लिखा है 2 3 1 7 5 4, अब पूछें कि ये मेरा कौन सा मैट्रिक्स हो जाएगा? अगर इसको पूछा जाए कि ये मेरा कौन सा मैट्रिक्स होगा, तो ये कौन सा मैट्रिक्स हो जाएगा? देखो इसमें 3/2 है, यानी 3 रो है और 2 कॉलम है। तो ये मेरा कैसा मैट्रिक्स हो जाएगा? एक वर्टिकल मैट्रिक्स हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो नंबर ऑफ रोज है वो नंबर ऑफ कॉलम से ज्यादा है, तो वो मेरा कैसा मैट्रिक्स हो जाएगा? एक वर्टिकल मैट्रिक्स हो जाएगा। हम जानते हैं अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस। अलजेब्रा मतलब कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, यानी कोई भी मैट्रिक्स है उसका एडिशन कैसे होता है, सब्ट्रैक्शन कैसे होता है, मल्टीप्लिकेशन क्या होता है। सबसे पहले हम शुरुआत में जब मैट्रिसेस का डेफिनेशन बताए थे तो उसमें हम बोले थे कि मैट्रिसेस क्या है? किसी भी डाटा को, इंफॉर्मेशन को, चाहे वो नंबर के फॉर्म में हो या न्यूमेरिकल वैल्यू या फंक्शंस के फॉर्म में हो, उसको रोज और कॉलम में जो अरेंजमेंट होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मैट्रिसेस बोलते हैं। तो उस अरेंजमेंट का, अच्छा अगर कोई डाटा है उसको रो और कॉलम के फॉर्म में अगर हम अरेंज कर रहे हैं तो क्या उसका कोई सॉल्यूशन हो सकता है? नहीं। जैसे कोई भी एक डाटा हमको गिवन, हम उसको क्या किए? उसको इस फॉर्म में 2 1 4 और 3 इस फॉर्म में उसको अरेंज कर दिए रो और कॉलम के फॉर्म में, तो क्या इसका कोई सोल्यूशन होगा? नहीं। तो फिर यहाँ पर ये प्रॉब्लम आती है कि फिर इस मैट्रिक्स का एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते कैसे हैं? जैसे मैट्रिक्स का ध्यान होता है इसके एलिमेंट्स। अगर मैट्रिक्स में कोई एलिमेंट्स नहीं होंगे तो वो कैसा मैट्रिक्स होगा? कोई मैट्रिक्स ही नहीं होगा। एलिमेंट जैसे यहाँ पे अभी हम पढ़े थे नल, एम्प्टी और जीरो मैट्रिक्स, तो उसमें भी एलिमेंट था। एलिमेंट क्या था? 0, लेकिन एलिमेंट तो था ना, तो वो मेरा क्या हुआ? एक मैट्रिक्स हुआ। तो अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स के लिए 2 चीज बहुत जरूरी है। पहला चीज, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए और नंबर जो ऑर्डर है वो सेम होना चाहिए। ऑर्डर सेम का मतलब नंबर ऑफ इक्वल। ध्यान से समझो, एक होता है इक्वल मैट्रिक्स और एक होता है इक्विवेलेंट मैट्रिक्स। इक्वल और इक्विवेलेंट एक शब्द हिंदी में जैसे बोलते हैं ना कि ये इसके बराबर और ये इसके लगभग बराबर है, तो बराबर और लगभग बराबर दोनों में अंतर होता है, दोनों में अंतर होता है। जैसे हम बोले कि 1 जो है वो 1 के इक्वल है, लेकिन 1.9 जो है वो बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे कि वो 2 के लगभग बराबर है। जैसे ऐसा नहीं बोलेंगे कि 1.9 इज इक्वल टू 2, नहीं, 1.9 2 के लगभग बराबर है और 1.9 2 जो है, जैसे यहाँ बोलते हैं 2 जो है 2 के बराबर, ठीक, और वहीं बोले 1.9 जो है वो लगभग 2 के बराबर है, तो दोनों में अंतर होता है। उसी तरीके से 2 टर्म होते हैं, एक होता है इक्वल, एक होता है इक्विवेलेंट। तो इक्वल मैट्रिक्स और इक्विवेलेंट मैट्रिक्स का यहाँ पहले कंसेप्ट समझो। इक्विवेलेंट मैट्रिक्स, इक्वल मैट्रिक्स वैसा मैट्रिक्स होता है जिसमें ऑर्डर तो सेम, दोनों में ऑर्डर तो सेम ही होगा, बस एलिमेंट्स का रूप। इक्वल मैट्रिक्स में ऑर्डर भी सेम होना चाहिए और सारे के सारे एलिमेंट्स, यानी जैसे 2 मैट्रिक्स है मेरे पास, एक मैट्रिक्स है ए, एक मैट्रिक्स है बी, तो ए मैट्रिक्स में जो ऑर्डर है
बी मैट्रिक्स का भी वही ऑर्डर होना चाहिए। और ए मैट्रिक्स में जो एलिमेंट है, मान लो ए मैट्रिक्स में है 1 2 3 4 चार एलिमेंट्स है, 1 2 और 3 4, ये चार एलिमेंट्स है ए मैट्रिक्स में, तो बी में भी 1 2 3 4 ही होना चाहिए, ये चार एलिमेंट, तो वो मेरा क्या हो जाएगा इक्वल मैट्रिक्स। लेकिन इक्विवेलेंट मैट्रिक्स में ये होता है कि ऑर्डर तो सेम होगा लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल होंगे। यानी ऐसा जरूरी नहीं है कि ए मैट्रिक्स में अगर 1 2 3 4 एलिमेंट्स है तो बी में भी 1 2 3 4 हो। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए, लेकिन सारे के सारे एलिमेंट्स इक्वल हो तो वो केवल इक्वल मैट्रिक्स में होता है। और नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर इक्वल होता है तो वो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स होता है। जैसे अगर लिखा हुआ है एक मैट्रिक्स है मेरे पास ए, जिसमें 0 1 4 3, एक ये मैट्रिक्स है, दूसरा मैट्रिक्स है मेरे पास 0 1 4 3, तो ये मेरा जो है इक्वल मैट्रिक्स है, क्योंकि इसका ऑर्डर भी सेम है, ये 2 बाई 2 का ऑर्डर है दोनों, एक स्क्वायर मैट्रिक्स भी है प्लस स्क्वायर मैट्रिक्स है 2 बाई 2 के ऑर्डर में। तो ये मेरा कैसा मैट्रिक्स है, ये मेरा इक्वल मैट्रिक्स है, क्योंकि इसमें ऑर्डर भी सेम है और नंबर ऑफ एलिमेंट्स मतलब ईच एलिमेंट जो है वो भी एलिमेंट सारा का सारा सेम है। अगर हम मेरे पास कोई दो मैट्रिक्स है ए 0 2 8 7 और दूसरा कोई मैट्रिक्स है 5 9 1 2, तो इसका ऑर्डर क्या है 2 बाई 2 का, इसका भी ऑर्डर क्या है 2 बाई 2 का, लेकिन इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम है केवल। जैसे इसमें 4 एलिमेंट है, इसमें भी 4 एलिमेंट, इसमें सारे के सारे एलिमेंट्स इक्वल नहीं है, केवल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल है। तो ये वाला जो ये वाला ये मेरा हो गया इक्वल मैट्रिक्स, और ये वाला जो देख रहे हो इसको हम लोग बोलते हैं इक्विवेलेंट मैट्रिक्स। चलिए तो अब जो है एडिशन सब्ट्रैक्शन को देखते हैं। कोई भी दो वेक्टर को अगर ऐड करना हो तो कैसे करते हैं, सॉरी कोई भी, चलिए अब जो है एडिशन और सब्ट्रैक्शन देखते हैं। पहले ऐड देखेंगे, उसके बाद सब्ट्रैक्ट देखेंगे, उसके बाद मल्टीप्लाई देखेंगे, ठीक है। अब वापस से हम लोग जो है क्लास 1 2 3 में रिटर्न बैक हो रहे हैं। अब हम ऐड सिखाएंगे, सब्ट्रैक्ट सिखाएंगे और मल्टीप्लाई सिखाएंगे। तो अगर दो मेरे पास मैट्रिक्स दिया हुआ है 1 2 3 4, एक मैट्रिक्स ये है, दूसरा मैट्रिक्स ये है 6 7 8 9, इन दो मैट्रिक्स मेरे पास गिवन है। अब इन दोनों मैट्रिक्स को हमको क्या करना है, ऐड करना है। तो ऐड कैसे करेंगे, पहला इस मैट्रिक्स के फर्स्ट एलिमेंट से इस मैट्रिक्स के फर्स्ट एलिमेंट को ऐड कर दो, इस मैट्रिक्स के सेकंड एलिमेंट से इस मैट्रिक्स के सेकंड एलिमेंट को ऐड कर दो, इस मैट्रिक्स के थर्ड एलिमेंट से इस मैट्रिक्स के थर्ड एलिमेंट को ऐड कर दो, इस मैट्रिक्स के फोर्थ एलिमेंट से इस मैट्रिक्स के फोर्थ एलिमेंट को क्या करो, ऐड कर दो। इसी कारण से हम बोलेंगे कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स और ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए दोनों मैट्रिक्स का फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो एडिशन में क्या हो जाएगा 1 + 6, तो a + b मेरा क्या आ जाएगा 1 और 6 करो 7, 2 7 करो 9, 3 8 करो 11, 4 9 करो 13, तो ये मेरा क्या हो जाएगा a + b मैट्रिक्स हो जाएगा। अगर यहाँ पे हमको बोले कि a - b फाइंड करो, यानी a में से अगर b को हम लोग घटा देंगे तो क्या मिलेगा हम लोग, तो देखो 1 में से 6 को घटाओ -5, 2 में से 7 को घटाओ -5, 3 में से 8 को घटाओ -5, 4 में से 9 को घटाओ -5। ये मेरा मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, यानी -5 -5 -5 यहाँ पे इस मैट्रिक्स ये कैसा मैट्रिक्स है, एक इक्वल मैट्रिक्स है, क्योंकि इसमें सारे के सारे एलिमेंट्स भी इक्वल है और प्लस इसमें जो ऑर्डर है वो भी क्या है, सेम है, 2 बाई 2 का ऑर्डर है। तो एडिशन समझ के दो मैट्रिक्स का कैसे ऐड करते हैं और कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं। मैट्रिक्स का कुछ प्रॉपर्टी होता है, जैसे कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, सब नाम है, तो सब होता क्या है इसको जान लीजिए। पहली चीज, दूसरी चीज, तीसरी चीज और चौथी चीज, कोई भी दो मैट्रिक्स को हम ऐड करते हैं तो जैसे लिखते हैं ना 2 + 3 या 3 + 2 दोनों बराबर होगा, चाहे लिखे 2 + 3 या लिखे 3 + 2। उसी तरीके से दो मैट्रिक्स है ए बी, तो अगर लिखें a + b तो वो बराबर होगा b + a के। ये बात समझ में आया। अगर कोई दो मैट्रिक्स है a + b और इन दोनों मैट्रिक्स का जो सम है वो तीसरे मैट्रिक्स के सम के बराबर है, सम के सम है, तो ये हो जाएगा a + b + c। यानी इसका सिंपल कहने का मतलब ये है कि a + b + c = a + b + c। तीसरा प्रॉपर्टी होता है मेरा एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब होता है कि हम कोई भी मैट्रिक्स हमको गिवन है, उस मैट्रिक्स में ऐसा कौन सा नंबर ऐड करें जिससे वही मैट्रिक्स हमको मिल जाए, तो उसका रिजल्ट है 0। जैसे कोई भी मैट्रिक्स है, अगर उसमें 0 हम ऐड करें तो हमको वापस से वही मैट्रिक्स मिल जाएगा, और जस्ट इसका अपोजिट भी है, यानी कोई भी मतलब जस्ट इसका अपोजिट क्या हो गया, जैसे a है, अब इसी में जैसे a + 0 क्या हो गया a, उसी तरीके से अगर यहीं पर लिखे 0 + a
तो ये भी मेरा क्या आएगा, ए ही आएगा। तो ये मेरा जो है एडिटिव आइडेंटिटी होता है, यानी कि किसी भी मैट्रिक्स में क्या ऐड करें कि वही वाला मेरा मैट्रिक्स वापस से आ जाए। तो 0 ऐड कर दो तो 0 क्या है, 0 क्या है यहाँ पे एडिटिव आइडेंटिटी। कि कोई भी अगर मैट्रिक्स है उस मैट्रिक्स में अगर हम इसी का नेगेटिव से अगर ऐड करें तो एज इट इज सिंपल जो है a माइनस ए यानी कि 0 हो जाएगा। कोई भी दो मैट्रिक्स है, जैसे एक है a एक है माइनस ए, उन दोनों का एडिशन क्या होगा 0। जैसे अगर लिखा हुआ है 2 और प्लस कर रहा है उसमें -2 तो ये मेरा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। मतलब सिंपल जो नंबर्स के फॉर्म में एडिशन सब्ट्रैक्शन जो चलता है वही जो है मेरा मैट्रिक्स में भी फॉलो होगा। जैसे वेक्टर में अलग होता है एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन का सिस्टम, लेकिन यहाँ पे सारा जो है एज इट इज कम्यूटेटिव लॉ के बेसिस पे चलेगा। कम्यूटेटिव लॉ मतलब ऐसा लॉ जिसमें सिंपल नंबर्स का एडिशन सब्ट्रैक्शन करते रहते हैं, और एसोसिएटिव वेक्टर लॉ वो होता है जिसमें अलग तरीके से जो वेक्टर अलजेब्रा में रहते हैं। a प्लस b ये सब जान गए, अच्छी बात है। तो दो वेक्टर्स का दो मैट्रिक्स का एडिशन कैसे होता है, दो मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन कैसे होता है, इसको तो समझ गए होंगे। अब जाना मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है। जब मल्टीप्लाई करने का सिंपल समझो, इसमें कोई कंफ्यूजन वाली चीज़ नहीं है। ध्यान से समझना, ध्यान से देखना तभी इसमें समझ में आएगा मल्टीप्लाई। ध्यान से नहीं देखोगे तो कुछ नहीं समझ में आएगा। सबसे पहली चीज कि चलिए अब देख लेते हैं मल्टीप्लाई ऑफ मैट्रिक्स। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, ध्यान से देखो। फर्स्ट एलिमेंट जैसे हमने लिखा a11 a12 a21 और a22, ठीक, यही सारे एलिमेंट्स होंगे इसमें। a11 है, a11 है, a12 है, a21 है और a22 है, यही चार होंगे। पहले को पहले के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 4 12। दूसरे को दूसरे के साथ 6 1 6 क्या आ गया 18। मतलब इस 3 को इस 4 के साथ किए, इस 6 को इस 1 के साथ किए। तो समझ में आया, यानी फर्स्ट रो के दोनों एलिमेंट्स को फर्स्ट कॉलम के दोनों एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई किए। उसके बाद देखो अगला क्या बोलता है, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, यानी कि फर्स्ट रो के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको सेकंड रो के जितने एलिमेंट्स हैं उनके साथ क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। तो ध्यान से देखो, फर्स्ट रो के 3 को सेकंड रो के फर्स्ट एलिमेंट के साथ, यानी 3 5 जा 15, तो क्या सेकंड में बोल रहा है तो 6 × 2 यानी कि 12। तो ये मेरा कितना हो जाएगा 27। उसी तरीके से सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, यानी सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, तो 7 4 जा 28 प्लस 1 1 जा 1, तो ये मेरा क्या हो जाएगा 29। और उसके बाद बोल रहा है सेकंड रो सेकंड कॉलम, यानी सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ, यानी 7 5 जा 35 और 1 2 जा, तो 35 प्लस 2 यानी कि 37। तो यहाँ पे मेरा अब बताओ इसमें सबसे पहले मल्टीप्लाई जब भी करना दो मैट्रिसेस को, तो हमेशा ये चीज लिख देना कि कौन कौन सा एलिमेंट किस किस पोजीशन पे, तो उससे आसानी होगा कि फर्स्ट रो के एलिमेंट्स को फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई करना है, पहला एलिमेंट को पहले एलिमेंट के साथ, दूसरे एलिमेंट को दूसरे के साथ। जिससे ये लिख लोगे ना तो आसानी रहेगा। और उसके बाद इसी के अकॉर्डिंग जो मेरा एलिमेंट्स आया है उसको एक नया मैट्रिक्स बना के अरेंज कर दीजिए। जैसे 3 6 7 1 मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसके साथ 4 5 1 2, तो इसके साथ इसको मल्टीप्लाई किए तो रिजल्ट मेरा एक मैट्रिक्स आएगा। और उस मैट्रिक्स में पहला पोजीशन पे क्या होगा 18, दूसरे पोजीशन पे मेरा क्या होगा 27 ये वाले पे, तीसरे a21 पे क्या होगा 29 इस वाले पे, और a22 पे क्या होगा 37। तो इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन क्या आ गया 18 27 29 और 37। तो इस तरीके से हम लोग किसी भी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं। बस यहाँ पे इसका ध्यान रखना है, जैसे लिखा है ना फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, यानी फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम के पहले एलिमेंट के साथ पहला एलिमेंट, दूसरे एलिमेंट के साथ दूसरा एलिमेंट, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, यानी फर्स्ट रो के सारे एलिमेंट्स के साथ सेकंड कॉलम के, यानी फर्स्ट के साथ फर्स्ट, सेकंड के साथ सेकंड। बस इसको ध्यान रखना है, नंबरिंग को उसी के अकॉर्डिंगली मल्टीप्लाई किया जाता है। अब जानते हैं यहाँ पे टर्म आता है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज मतलब क्या होता है, ट्रांसपोज मतलब होता है बदल देना। ट्रांसपोज मतलब बदल देना, मतलब पहले जो रो था उसको कॉलम बना दिया और कॉलम को क्या किए रो बना दिए। एग्जांपल देखते हैं, जिस एग्जांपल में है 5 6 7 8, ये मेरे पास एक मैट्रिक्स है, ये मेरे पास क्या है मैट्रिक्स है। तो इस मैट्रिक्स में रो कौन सा है अभी 5 6 7 8 और कॉलम कौन है 5 7 6 8। तो इसका ट्रांसपोज क्या होगा, जैसे ये मान लो मेरे पास एक मैट्रिक्स है ए, तो इसका ट्रांसपोज क्या होगा, तो ट्रांसपोज को हम लोग हमेशा ए और ऊपर में सब स्क्रिप्ट में टी लगाते हैं, ए ट्रांसपोज, या इसको हम लोग ए डैश से भी डिनोट करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 5 6 7 8। तो समझ में आया, मतलब पहले जो रो था उसको क्या किया कॉलम कर दिए, पहले जो रो था उसको क्या किया कॉलम, और अब जो
कॉलम था, पहले जो कॉलम था उसको बना दिया रो, और पहले जो रो था उसको बना दिया कॉलम। तो इसे को कहते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। अब ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में भी कई सारा जो है प्रॉपर्टीज है, जैसे कि अगर मेरे पास कोई एक मैट्रिक्स है ए, उसका अगर ट्रांसपोज किए तो ये आया। अब इसी मैट्रिक्स का अगर दोबारा से हम ट्रांसपोज करते हैं तो हमको वापस से ए मिल जाएगा। जैसे मेरे पास ये मैट्रिक्स था ए, इसका ट्रांसपोज किए तो ये आ गया। अगेन इसका ट्रांसपोज करेंगे तो फिर से ये जो कॉलम है वो रो हो जाएगा, और जो रो है वो क्या हो जाएगा, कॉलम हो जाएगा। तो ए का ट्रांसफर और उसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगर मेरे पास कोई एक स्केलर क्वांटिटी है, कोई एक कांस्टेंट है, जिसका जब भी इसी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका कोई स्केलर मतलब क्या हो गया, 1। तो अगर कोई उसका असर नहीं होता है तो वो मेरा क्या हो जाएगा, एक, वो भी एज इट इज का कोई इफेक्ट नहीं होगा। जैसे मान लेते हैं मेरे पास ए जो है कोई स्केलर क्वांटिटी है, इसका एक मैट्रिक्स है ए, उसमें हम मल्टीप्लाई किए, उसमें मल्टीप्लाई किए मतलब उसका ट्रांसपोज जो है उसमें ए से मल्टीप्लाई किए, तो इस पे ए पे कोई असर नहीं पड़ेगा, भले ही ए का ट्रांसपोज आ जाए लेकिन ए पे इसमें कोई इफेक्ट नहीं होगा। और ए क्या है, यहाँ पे स्केलर क्वांटिटी है। मैंने बताया अगर दो मैट्रिक्स है उनका अगर एडिशन करते हैं, उन दो मैट्रिक्स पे एडिशन का अगर ट्रांसपोज करते हैं या अगर माइनस करते हैं तो भी मेरा क्या आएगा, सेम आएगा। ए प्लस माइनस बी का अगर ट्रांसपोज करें, यानी ए प्लस बी को ऐड करें उसके बाद उनका ट्रांसपोज निकालें, या ए माइनस बी को घटाएं उसके बाद उनका ट्रांसपोज निकालें, तो वो एज इट इज सेम रहेगा। ए ट्रांसपोज बस दोनों पे अलग अलग सेपरेट हो जाएगा, ए ट्रांसपोज प्लस माइनस बी ट्रांसपोज ए पे आ जाएगा और बी पे अलग अलग आ जाएगा। अगर निकालें ए बी का ट्रांसपोज क्या होगा, ए बी का अगर हम पूछें कि ट्रांसपोज क्या होगा, तो ये दोनों में बदल जाते हैं। बदल कैसे जाते हैं, जैसे ए बी का ट्रांसपोज पूछ रहा है तो ये हो जाएगा बी ट्रांसपोज ए, बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज। तो यहाँ पे हमेशा ध्यान रखना है इस प्रॉपर्टी को। पहली प्रॉपर्टी कि ए का ट्रांसपोज और पूरे का ट्रांसपोज नहीं होगा, कोई भी स्केलर है उसे ए के ट्रांसपोज में मल्टीप्लाई करते हैं तो ए पे कोई असर नहीं होगा। ए प्लस माइनस बी बोल का ट्रांसपोज है तो ए पे ट्रांसपोज आएगा, प्लस माइनस बी पे ट्रांसपोज आएगा। ए बी बोल का ट्रांसपोज करते हैं तो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज हो जाएगा। चलिए अब सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, इसको जानने से पहले एक चीज समझिए। हम अभी बताए थे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में ध्यान रखना है कि जैसे लिखा हुआ है कि 1 2 3 4, अगर इसका हम ट्रांसपोज करें, अगर इसका हम ट्रांसपोज करें तो वो क्या हो जाएगा, जैसे मानते हैं मेरे पास एक मैट्रिक्स है ए, इसका अगर ट्रांसपोज निकालें तो वो क्या हो जाएगा 1 2 3 4। तो हमेशा ध्यान रखना है कि ट्रांसपोज मैट्रिक्स में जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ट्रांसपोज मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक, चलिए तो अब जानते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें जैसे मान लो मेरे पास कोई एक मैट्रिक्स है ए, अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उस मैट्रिक्स के बराबर हो जाता है तो वो मेरा सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। जैसे एग्जांपल में लेते 3 4 4 5, ठीक। तो इसका अगर हम ट्रांसपोज निकालें, जैसे एग्जांपल में ये मेरे पास एक मैट्रिक्स है ए, अगर इसका हम ट्रांसपोज निकालें तो ए ट्रांसपोज मेरा क्या हो जाएगा, 3 4 4 5। यानी रो जो है उसको कॉलम बनाए, जो कॉलम था उसको क्या बनाए, रो बनाए। लेकिन उसके बाद भी ये दोनों क्या है, इक्वल है, क्योंकि 3 4 4 5 3 4 4 5। तो चाहे उसका रो से कॉलम करे या कॉलम से रो करे, जब भी ए और उसका कोई भी मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज अगर दोनों एक दूसरे के बराबर हो तो वो मेरा क्या होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। सिमेट्रिक मतलब क्या होता है, दोनों तरफ इक्वल चीज। तो यहाँ पे अगर इसको बीच से ऐसे करें तो ऊपर में भी सेम चीज, नीचे पे भी सेम चीज। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें वो इक्वल तो होता है अपने ट्रांसपोज के, लेकिन निगेटिव में, अपने ट्रांसपोज के इक्वल होगा लेकिन निगेटिव में। और ध्यान ये रखना है कि ये जितना भी हम बता रहे हैं ये सारा का सारा स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए है, क्योंकि इसका भी ऑर्डर 2x2 का है, इसका भी ऑर्डर 2x2 का है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब इसका एक एग्जांपल से समझो। जैसे मानते हैं मेरे पास कोई भी एक मैट्रिक्स है ए, वो है मेरे पास 0 E F माइनस E 0 माइनस C चलिए तो अब इसका एग्जांपल देखते हैं। जैसे ये मेरे पास एक मैट्रिक्स गिवन है 0 E F 0। अच्छा, इन सारे मैट्रिक्स में ध्यान रखना है हमेशा कि जो डायगोनल, जैसे सिमेट्रिक मैट्रिक्स में तो तुम्हारे दोनों डायगोनल चाहे इधर से देखें या इधर से देखें, दोनों तरफ से डायगोनल इक्वल होगा। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में भी ध्यान रखना है कि बीच में जो डायगोनल होगा वो हमेशा 0 होना चाहिए।
ये ध्यान रखना है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ध्यान रखना है कि जो डायगोनल एलिमेंट्स है वो क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए। ऊपर से इसका अगर ट्रांसपोज अगर निकालें तो ए का ट्रांसपोज देखो, ए का ट्रांसपोज क्या बोलता है कि जो भी रो है उसको क्या कर दो कॉलम। तो यहाँ पे ये रो है तो इसको क्या कर दिए कॉलम, ठीक, सॉरी जी रो यहाँ पे क्या कर दिया जी, और माइनस एफ माइनस जी 0। तो अब यहाँ पे एक चीज देखो, अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे ये डायगोनल एलिमेंट तो इक्वल होंगे एज इट इज। यहाँ पे क्या है ई का ट्रांसपोज क्या है माइनस ई, यहाँ पे क्या है एफ का ट्रांसपोज माइनस एफ, यहाँ क्या है जी का ट्रांसपोज माइनस ई उसका ट्रांसपोज जी माइनस एफ उसका ट्रांसपोज एफ माइनस जी उसका ट्रांसपोज जी। यानी कि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि केवल साइन में क्या हुआ है चेंज आया है, केवल किसमें चेंज आया है साइन में चेंज आया है, बाकी सारा चीज क्या है सेम है। तो ये मेरा हो जाता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, क्योंकि ये भी मेरा एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है लेकिन इसमें बस साइन का क्या है हेराफेरी है। चलिए अब जो दो थ्योरम होता है उस दोनों थ्योरम को देखते हैं। पहला थ्योरम दिख रहा होगा बोर्ड पे, अच्छा ये जो थ्योरम है दोनों थ्योरम बोर्ड पे दिख रहा है, ये दोनों थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू बोर्ड एंड अकॉर्डिंग टू कंपटीशन लेवल। अब यहाँ पे ध्यान से समझो थ्योरम क्या कह रहा है वो अगला थोड़ा बाद में बताएंगे। पहला थ्योरम ये बोल रहा है कि अगर मेरे पास कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, कोई भी मेरे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ए, तो इसका जो ट्रांसपोज होगा अगर उसको इसमें ऐड करते हैं तो ये मेरा एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स देगा, ये मेरा क्या देगा एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स देगा। पहला चीज यही बोल रहा है। दूसरा चीज बोल रहा है कि अगर उस मैट्रिक्स में उसके ट्रांसपोज को माइनस कर देते हैं, उस मैट्रिक्स से उसके ट्रांसपोज को माइनस कर देते हैं तो वो मेरा एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। वो मेरा कैसा मैट्रिक्स होगा एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। यही चीज मेरे यहाँ पे बोल रहा है समझ बता दिया। तो यही तुम्हारा थ्योरम 1 बोल रहा है कि ए जैसे मेरे पास कोई एक मैट्रिक्स है ए, अगर उसके ट्रांसपोज में ऐड कर दो तो वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, यानी जहाँ पे ए और ए ट्रांसपोज इक्वल होगा। ए कोई मैट्रिक्स है उसमें से उसके ट्रांसपोज को अगर घटा दो तो वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, यानी ए जो है वो अपने ट्रांसपोज के नेगेटिव के बराबर होगा। चलिए अब थ्योरम नंबर 2 देखते हैं। थ्योरम नंबर 2 आपको बोल रहा है कि फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कोई भी मैट्रिक्स है स्क्वायर मैट्रिक्स है उसको हम लोग सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे कि मेरे पास इसका फॉर्मूला होता है कि जैसे ये मेरे पास एक मैट्रिक्स है ए, इस मैट्रिक्स को हम लोग लिख सकते हैं हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। तो ये वाले पार्ट को एकदम ध्यान में रखना है, इस फॉर्मूले को एकदम कंठस्थ कर लेना है, इस फॉर्मूले को क्या करना है एकदम जिगर में रख लेना है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। चलिए अब जो है इन्वर्टिबल ऑफ मैट्रिसेस को समझते हैं। इन्वर्टिबल ऑफ मैट्रिसेस होता क्या है, जैसे कोई भी दो मैट्रिक्स है, ठीक है, चाहे दो मैट्रिक्स को जैसे यहाँ पे दिया है ना ए और बी, तो इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने पे अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है तो वो मेरा एक, तो फिर ये दोनों मेरा क्या है एक इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है। चाहे A इंटू बी करें या फिर B इंटू ए करें, दोनों में से कोई भी करने पे अगर मेरा इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है, यानी कि एक यूनिट मैट्रिक्स आता है। यूनिट मैट्रिक्स मतलब जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स केवल 1 हो और बाकी सारे क्या हो 0, तो वो मेरा क्या होगा एक इन्वर्टिबल मैट्रिक्स होगा। जैसे यहाँ पे जब इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई होकर हम करने नहीं लगना, जब इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे इसको इसके साथ करेंगे, इसको इसके साथ करेंगे, फिर उसके बाद ये जो है इसको अगेन उसके साथ किया जाएगा, फिर तो फर्स्ट रो पे इन दोनों के साथ किए, फिर सेकेंड रो पे इसको इसके साथ करेंगे, फिर इसको इसके साथ करेंगे। तो जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे ए बी जो है वो तुम्हारा आ जाएगा 0, सॉरी हाँ मतलब आ जाएगा तुम्हारा 1 0 0 1, ये आ जाएगा जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स क्या है इक्वल है, तो ये मेरा इक्वल है और 1 है, तो ये मेरा कैसा मैट्रिक्स हो गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो यहाँ पे ए और बी मतलब कहीं पे भी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है कि नहीं है उसका पता करने के लिए ए और बी, ये जो ए है और जो बी है दोनों का जो प्रोडक्ट है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर होना चाहिए, चाहे ए बी करो या बी ए करो। अब यहाँ से 4 कंक्लूजन निकलता है, यहाँ से कितना कंक्लूजन निकलता है 4, और यही 4 कंक्लूजन इस चैप्टर का आखिरी पार्ट है। पहला कंक्लूजन ये निकलता है कि अगर बी जो है ए का इनवर्स है, इन्वर्टिबल मतलब क्या इनवर्स, तो अगर बी जो है ए का इनवर्स है तो फिर ए जो है वो भी बी का जो है इनवर्स होगा। अगर बी ए का इनवर्स है तो ए भी क्या होगा बी का इनवर्स होगा। और यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखना है
कि इन दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि यहाँ पे 2/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है या 3/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, नहीं। अगर ये 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है तो ये भी 2/2 ऑर्डर का ही मैट्रिक्स होना चाहिए। तो यहाँ पे एक कंडीशन है इनवर्टिबल मैट्रिक्स में कि ऑर्डर जो है वो सेम होना चाहिए, ऑर्डर जो है वो सेम होना चाहिए। तो इसमें कंक्लूजन नंबर 1 समझते हैं। दूसरा कंक्लूजन है कि अगर ऑर्डर सेम होगा तो कभी भी मेरा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का इनवर्स नहीं बन सकता, क्योंकि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में तो कभी ऑर्डर इक्वल होना नहीं है। तो जब ऑर्डर ही इक्वल नहीं होगा, नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम के बराबर नहीं होगा तो ऑर्डर इक्वल नहीं होगा, और ऑर्डर इक्वल नहीं होगा तो वो मेरा जो है एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा। लेकिन इनवर्टिबल मैट्रिक्स के किसमें ऑर्डर इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि ए रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हैज नो इनवर्स मैट्रिक्स। एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का इनवर्स मैट्रिक्स नहीं होता है, पहली। दूसरी चीज, तीसरा चीज ये है कि अगर किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स अगर होगा, जैसे जरूरी नहीं है कि ए और बी को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो मेरा 0 1 किया जाए। अगर किसी भी मैट्रिक्स में कोई भी दो मैट्रिक्स दिया है, उन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे यदि ये वाला रिजल्ट आता है तो वो मेरा एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा, और साथ ही साथ ये दोनों जो है मेरा एक इनवर्टिबल मैट्रिक्स होगा। अगर कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, उनके दोनों का जब प्रोडक्ट करता है और वो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है तो ये केवल एक ही बार आएगा। ऐसा नहीं है कि दोनों को प्रोडक्ट किए तो 2 बार ये चीज आएगा, एक ही बार आएगा। तो वो एक यूनिक सॉल्यूशन होता है। यूनिक इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन पढ़े थे ना लीनियर इक्वालिटी में, तो वही चीज है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स में सॉल्यूशन कैसा रहेगा, यूनिक। स्क्वायर मैट्रिक्स में कैसा रहेगा, यूनिक। दूसरा चीज, चौथा चीज और लास्ट चीज ये है कि ए बी का जो इनवर्स है, अगर ये दोनों सेम ऑर्डर में है तो ए बी का जो इनवर्स होगा, यानी ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स जो ये है, इसका इनवर्स क्या हो जाएगा, इसका इनवर्स हो जाएगा बी इनवर्स और ए इनवर्स। यानी बस मल्टीप्लाई में, जैसे सिंपल प्रॉपर्टी में भी कहते हैं कि ए और बी का जो ट्रांसपोज था वो क्या रहता था, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। उसी तरीके से ए बी का इनवर्स क्या हो जाएगा, बी इनवर्स और ए।